हाँ तो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आपके सामने फिर से एक बूस्टर कैप्सूल के साथ हाजिर हैं एसएससी जीडी के, जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन अश्योर करें। इन 80 क्वेश्चन में से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं और आपका परसेंटेज क्या रहा है। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवन दान में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो इसमें कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष है? षष्ठी। इसको अपन देखते हैं कि कैसे। यहाँ पर क्या है? जीवन दान। क्या किया जा रहा है? दान दिया जा रहा है। किसका दान दिया जा रहा है? जीवन का। तो यहाँ पर का वर्ड आ रहा है और षष्ठी विभक्ति में अपन पढ़ते हैं का, की, के, मतलब जो संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर जीवन का दान दिया जा रहा है, मतलब संबंध है एक जीवन दान का। जीवन का दान से एक संबंध है, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास सही होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2+2 = 4 वाक्य में कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर सामान्य लिंग। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नपुंसकलिंग सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्यों है? क्योंकि संख्या के रूप में प्रयुक्त संख्याएं जो होती हैं, यहाँ पर 2+2 मतलब संख्या के रूप में 2 और 2 संख्या के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और निकल कर क्या आ रहा है? नई संख्या निकल कर आ रही है। वहाँ पर हम इनको क्या मानते हैं? संख्या के रूप में प्रयुक्त संज्ञा जो होती है उसको अपन नपुंसकलिंग में काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो श्रीमान का जो आधिकारिक रूप से स्त्रीलिंग है वह है श्रीमती। ऑप्शन नंबर ए वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अंतःमुखी, अव या अति। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है? अंतः प्लस मुखी। अंतः प्लस मुखी मतलब आंतरिक चेहरा या छुपा हुआ चेहरा, भीतर का चेहरा, उसको अपन क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी। जैसे हम जब साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, व्यक्तित्व, तो उसमें हम बताते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब जो अंदर है वही बाहर है, और बहिर्मुखी का मतलब अंदर से कुछ और दिखाते कुछ और हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आ प्लस आक संधि होने पर कौन सा शब्द बनेगा? आक, आकांक्षा, आ प्लस अक और आक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, आ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना है? बड़ा आ ही बना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, परोपकार शब्द में धातु प्रत्यय पहचाने। परोपकार शब्द में जो धातु प्रत्यय है वो क्या है? पर प्लस उप प्लस कार। दूसरा है पर प्लस उप प्लस कारक। सी है पर प्लस कर्म प्लस कार, पर प्लस धन प्लस कार। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर उपसर्ग है और क्र धातु है और कार प्रत्यय है। कार का मतलब हो गया क्र धातु, उपसर्ग हो गया। ठीक है, 2 उपसर्ग कहे जाएंगे इसमें, पर भी और उप भी, और कार का संबंध है क्र धातु से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, समय पर पहुंच जाना यह क्रिया किस प्रकार की है? सकर्मक, अकर्मक, आत्मवाचक या फिर भाववाचक। तो समय पर पहुंच जाना मतलब यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर कर्म कोई किया ही नहीं जा रहा है, ना कोई करता है। समय पर पहुंच जाना कर्म तो तब होगा जब वहाँ करता होगा, यहाँ करता ही नहीं है।
तो कर्म नहीं है। ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है। अकस्मात का सही विलोम है सामान्य, नितांत, नियत या फिर नियमित। तो अकस्मात का अकस्मात मतलब अचानक, है ना। अकस्मात मतलब अनअपेक्षित, अनअपेक्षित। अचानक से जो काम होगा वह विलोम क्या होगा? तो नियत भी, मतलब जो पहले से नियत है वो भी अकस्मात का विलोम हो जाएगा, और नियमित भी। तो यहाँ पर सी एंड डी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन अकस्मात ये हो गया है हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। गाड़ी का तत्सम शब्द रूप है वाहन, यान, रथ, यान और वाहन दोनों। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भला बुरा किस अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर भला है या बुरा है, दोनों में क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब विरोधाभास है, आप कह ही नहीं सकते कि ये आदमी भला है या बुरा है, दोनों ही आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। किस शब्द में यण संधि है? किस शब्द में यण संधि है? देव प्लस अलय देवालय, विद्य प्लस आलय विद्यालय, जल प्लस आलय जलालय, किन प्लस आलय कालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है विद्य प्लस विद्या। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन कर लेंगे, विद्या होना चाहिए यहाँ पर, विद्या प्लस आलय विद्यालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है न न्याय वन कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो यहाँ पर आपको समुच्चय बोधक अव्यय बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है अव्यय हो जाएगा न, जिसका अर्थ है निषेध, नहीं, निषेध, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। क और ख वर्ग का सामान्य नाम क्या है? क और ख मतलब इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? कंठ से है, मूर्धन्य से है, तालव्य से है या फिर दंत से है? तो आप इनको बोल के खुद ही देख लीजिए, आपको कंठ से आवाज आएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम ने खाना खाया में कौन सा कारक चिन्ह है? राम ने खाना खाया, यहाँ पर कारक चिन्ह हो जाएगा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम ने कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर कर्ता है ना राम, राम ने मतलब कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्ता प्रथम विभक्ति का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ने। अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा किस विधा से संबंधित हैं? तो भगवती चरण वर्मा जो हैं, इनकी विधा जो थी वो क्या थी? उपन्यासकर्ता थे ये, और इनका सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास है वह है चित्रलेखा। क्या है दोस्तों? चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा जो हैं वह एक उपन्यासकार हैं, और इनका जो फेमस उपन्यास है वो है चित्रलेखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर मित्रों। जहाँ शेर का बोलबाला हो में एक शब्द क्या है? सिंहासन, सिंह अवलोकन, सिंहस्थ या सिंहपुरी। तो यहाँ पर जहाँ शेर का बोलबाला हो या जहाँ शेर रहते हों, या इसी को भी बोल सकते हैं जहाँ शेरों का प्रभुत्व हो, वो जगह कौन सी कहलाती है? सिंहस्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। नई नई किस शब्द भेद का उदाहरण है?
विशेषण का, सर्वनाम का, क्रिया का या क्रिया विशेषण का। तो ये है विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर गुण बताने वाला शब्द जो कहलाएगा वह विशेषण कहलाएगा, और नई नई कोई चीज़ हम लाए हैं तो वह उसकी विशेषता को बता रहा है कि ये फलाना ढिकाना चीज़ जो है वो नई है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फिर भी किस प्रकार का अवयव है? समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण या विस्मय आदि बोधक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक। इसमें कौन सा समुच्चय बोधक के अंतर्गत भी ये कौन सा आएगा? विरोधात्मक। कौन सा आएगा ये? विरोधात्मक समुच्चय के रूप में हम इसको जानेंगे। समुच्चय बोधक है। कौन से समुच्चय बोधक है? तो विरोधात्मक समुच्चय बोधक ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूक शब्द का संज्ञेय रूप है मूकता, मूकत्व, मूकपन या फिर उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं संज्ञेय रूप हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि धातु से बने शब्द का सही भावार्थ क्या है? बनाने वाला, गाने वाला, कल्पना करने वाला या फिर बोलने वाला। तो यहाँ पर धातु के रूप में हम किसको बोलेंगे? कल्पना करने वाला। कु धातु को ये डिनोट करेगा, और कु का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करना। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्राण धन ईश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्राण धन ईश, प्राणी धन ईश, प्राण धन शाह, प्राधन नीश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण धन ईश। ये स्वर संधि से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है ईश, जीवन के ईश्वर, जीवन के ईश्वर। कौन सी संधि है यहाँ पर? स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कर्मवीर में कौन सा समास है? कर्मवीर में आपको समास बताना है। अवयवी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मवीर में बहुव्रीहि समास है। कैसे हो जाएगा तो देखते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कर्मवीर का, कि जिसका जो कर्म है, जिसका कर्म वीर हो, जिसका कर्म वीर हो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मवीर बोलेंगे। और इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, उदास का विलोम शब्द क्या है? उदास रहना, इसको हम क्या बोलते हैं? खुश रहना, संयम से रहना, साहस से रहना या फिर आनंद से रहना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, खुश रहना। उदास का विपरीत भाव जो होगा वो होगा क्या? खुश होना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जल का पर्यायवाची कौन है? जल का पर्यायवाची कौन है? अमृत, नीरा, पेय या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जल के पर्यायवाची जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी हैं ऑप्शन नंबर डी, अमृत, नीर, पेय सभी जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लड़कियां में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, मध्यम वचन, अनिश्चय वचन। लड़कियां में जो है बहुवचन है। जहाँ पर भी ये वाला जो मात्रा आ जाती है वो क्या कहलाती है? बहुवचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निधन राश, निधन राश। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिससे पानी ना टपके इसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे बिना छेद वाला, अछिद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जिससे पानी ना टपके उसे क्या बोलेंगे? बिना छेद वाला। तो ये क्या हो जाएगा? अछिद्र।
अगला क्वेश्चन है, रस का राजा किसे कहते हैं? तो रस का राजा जो हम कहते हैं वो श्रृंगार रस को कहते हैं। श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में हम नायक और नायिका के मिलन का वर्णन करते हैं, उनके प्रेम का वर्णन करते हैं। और वियोग श्रृंगार में हम उनके वियोग का, उनके बिछोए का या उनके जुदा होने का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस को नाट्य शास्त्र में राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फूल का तत्सम रूप है फुल, पुष्प, फुल्ल या पुष्प? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता है या फिर संप्रदान है? तो यहाँ पर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्ता प्रधान वाक्य है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, धीरे धीरे किस अलंकार का उदाहरण है? धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रयास, अनुप्रास या फिर रूपक या फिर उपमा? तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य की गति को रोकने वाले चिन्ह, अक्षरों के चिन्ह, मात्राएं या फिर उच्चारण चिन्ह? नहीं, तो वाक्य की गति को रोकने वाले चिन्ह जो हैं वो क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कविता किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में, देवनागरी, गुरमुखी या फिर उर्दू में? तो कविता जो है वो किस में लिखी जाती है? हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा, कालिदास, भवभूति या फिर महावीर? तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी, जो कभी ना मरे एक शब्द में क्या बोलेंगे उसको? तो क्या बोलेंगे? अमर। आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, अमर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, लज्जा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या फिर वृद्धि संधि है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी आधा वर्ड आ जाए ना वहाँ ऑलमोस्ट यण संधि ही होती है। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज में कौन सा उपसर्ग है? स्व, राज, शा और रा? तो करेक्ट आंसर है स्व। स्व माने अपना राज्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कठिन का विलोम शब्द क्या है? सरल, आसन, गहरा या फिर भारी? तो कठिन का जो विलोम शब्द है वो क्या है? सरल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ह्रस्व ई की मात्रा को क्या कहते हैं? ईकार, ईकार, रीकार या उपसर्ग? तो ह्रस्व ई को क्या बोलेंगे? इकार। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं उनको गीतांजलि लेखक? बिल्कुल नहीं। नाटक सम्राट? बिल्कुल नहीं। कहानियाँ तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से हैं। हिंदी नवजागरण के जनक? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब जीके और जीएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। हम एक नई सीरीज के साथ शुरुआत करेंगे। मेरे साथ आप भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ज़रूर करें और अपना स्कोर मॉनिटर करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं।
पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी सेकंड, रुद्रम 1, नाग या फिर आकाश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रम फर्स्ट। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो DRDO के द्वारा विकसित की गई थी। दुश्मन की रडार प्रणाली को नष्ट करता, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? दुश्मन की रडार प्रणाली को नाश करना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा पंचवर्षीय योजना किस विषय पर केंद्रित थी? जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह किस पर केंद्रित थी दोस्तों? तो कृषि पर केंद्रित थी। 1961 से लेके 1966 तक, इस दौरान भारत और चीन युद्ध से योजना प्रभावित हुई थी। मतलब जब भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उस समय यह योजना बहुत प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? रामसे ने, साइमन कुजनेट्स ने, एडम स्मिथ ने या मार्शल ने? तो किसने किया था ये? ऑप्शन नंबर बी, साइमन कुजनेट्स ने किया था 1971 में, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक आइसोबैथ दर्शाता है? समान ताप, समान वायु दाब, समुद्र की गहराई या फिर समान विस्तार? तो क्या दर्शाता है दोस्तों? समान समुद्री गहराई। ये मैप में जो है डेप्थ लाइन को दर्शाता है, DEPTH, डेप्थ लाइन को दर्शाता है। क्या कहलाता है? आइसोबैथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला लाइफ इंडस्ट्रीज यूनियन किसने स्थापित किया था? लाला जी ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, NM जोशी ने? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था, 1918 में किया था। टेक्सटाइल वर्क, ये कहाँ पर है? इसको बोलते हैं टेक्सटाइल वर्कर्स, WORKERS वर्कर्स, और ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। कहाँ पर है मित्रों? अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, DRPG का संबंध किससे है? रेल से है, शिकायत निवारण एवं प्रशासन से है, अंतरिक्ष से है या बिजली से है? तो कहाँ से है? शिकायत निवारण एवं प्रशासन सुधार से है। इसका जो है मतलब इसका फुल फॉर्म जो है डेप्थ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? कयाल, डिगबोई, बक्सा या फिर दिग्बेई? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई, जो कहाँ पर है? असम में है। एशिया का यह सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। ऑयल फील्ड है जो कहाँ पर है? एशिया की है। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में है। एशिया की सबसे पुरानी फील्ड जो है वो डिगबोई है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में, 1973 में, 1982 में, 1997 में? तो कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 1973 में हुई थी। यह प्रथम टाइगर रिजर्व है, वो क्या कहलाएगा? जिम कॉर्बेट। भारत का जो सबसे प्रथम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो है जिम कॉर्बेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सी कुंकुबर किस समूह का जीव है? मॉलस्का, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मिटा या फिर एनीलिडा? तो ये किस समूह का है दोस्तों? एकाइनोडर्मिटा का है, क्योंकि इनकी शरीर की जो, इस वाले जानवर की शरीर की जो बाहरी सतह होती है वो कांटे जैसी होती है। इस तरह की सतह, आउटर लेयर जो है वह कैसी होती है? कांटे वाली होती है, इसलिए इसको एकाइनोडर्मिटा के समूह में रखा गया है।
अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1905 में, 1925 में, 1947 में या फिर 1951 में? तो कब चली थी दोस्तों? 1925 में चली थी, बॉम्बे वीटी बॉम्बे वीटी से कुर्ला ईस्ट रूट पर। कहाँ चली थी दोस्तों? कुर्ला ईस्ट रूट पर चली थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, ब्राइट कलर ले लें। हाँ, अगला क्वेश्चन है, डुआर क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट पर, अरावली, हिमालय के दक्षिणी तल पर और काराकोरम पर। तो यहाँ पर कहाँ है? हिमालय के दक्षिणी भाग पर जो है डुआर क्षेत्र है, यह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? भूटान के निकट है। कहाँ पर है डुआर क्षेत्र जो है? भूटान के निकट है। और साथ में क्या है? ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय उत्पादन के लिए जो है वो प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो डुआर क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कूलाम्ब का नियम किसने दिया था या किससे संबंधित है? ऑब्वियसली कूलाम्ब का नियम है तो कूलाम्ब ने ही दिया था, लेकिन संबंध किससे रखता है? ध्वनि से, बल से, विद्युत आवेश से और गुरुत्वाकर्षण से। तो किससे रखता है? विद्युत आवेश से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कूलाम्ब का नियम की एसआई यूनिट जो है वो क्या है? आवेश का मात्रक कहलाता है कूलाम्ब। आवेश का जो मात्रक है वो क्या कहलाता है? कूलाम्ब कहलाता है एसआई पद्धति में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दक्षिणा हिंद महासागर डिपोल किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन से, मानसून से, चक्रवात से या फिर भूकंप से? तो यह किससे जुड़ा है? मानसून से। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन ओशन डाइपोल IOD मानसून को प्रभावित करता है। मतलब ये किससे प्रभावित है? मानसून से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत की कोयला राजधानी कौन सी है? धनबाद, कोरबा, चंद्रपुर या फिर रायगढ़? तो यहाँ पर जो कोयला इंडस्ट्री है वो कौन सी है? धनबाद। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। झरिया कोल फील्ड के नाम से प्रसिद्ध है। ये किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? झरिया कोल फील्ड्स के नाम से ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? अंडमान में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में या फिर आर्कटिक में? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व के 75% जो ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पर हैं? यहीं पर हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1764 में, 1757 में, 1857 में या फिर 1806 में? तो कब लड़ा गया था? 1757 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। यहीं से हमारे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? इसी युद्ध के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ते में आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे गहराई वाला बंदरगाह जो है वह कौन सा है? पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, कोच्चि या फिर मुंबई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 18, सांध्य प्राणी किसे कहा जाता है? सांध्य प्राणी किसे कहा जाता है? जो रात को सक्रिय होते हैं, जो दिन को सक्रिय होते हैं, जो शाम को सक्रिय होते हैं या फिर जमीन के अंदर रहने वाले? तो यह शाम सुबह को सक्रिय रहने वाले प्राणियों को हम क्या कहते हैं? सांध्य प्राणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। सांध्य प्राणियों के कुछ एग्जाम्पल हैं, चीता या फिर हिरण, ये सांध्य प्राणी की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व के अधिकांश मरुस्थल किस अक्षांश पर होते हैं? 0 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या फिर 66 डिग्री पर? तो कहाँ होते हैं दोस्तों? 23.5 डिग्री पर जो है वह अधिकांश मरुस्थल इस अक्षांश पर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का
क्षेत्र होता है कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, इसलिए अधिकांश जो है मरुस्थल आपको इसी जगह पर मिलेंगे, इसी अक्षांश पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीजे मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीजे मुख्यालय जो है, आईसीजे का फुल फॉर्म पहले आप समझ लें क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कहाँ पर है? पेरिस में है, हेग में है, लंदन में है या फिर रोम में है? तो ये कहाँ पर है? हेग में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र की एक न्यायिक शाखा है जो कहाँ पर है? हैग में है। तो अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1946 में, 47 में, 1950 में या फिर 1953 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर को। कब हुआ था? 9 दिसंबर को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। क्या हुआ था मित्रों? पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपके स्क्रीन पर, भारत की जलवायु जो है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, शीत है, आर्कटिक है या फिर मरुस्थलीय है? तो जो जलवायु का जो स्वरूप है वो कैसा है? उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो यही है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होती है। लेकिन रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। जिस व्यक्ति को रिकेट्स हो जाता है उसको ज़्यादातर धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कौन सा है? थार, सहारा, गोबी या फिर कालाहारी? तो ग्रेट इंडियन जो मरुस्थल है वो है थार। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को? तो कब किया गया था मित्रों? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मित्रों, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो ऑब्वियसली राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काला दिवस किस दिन मनाया जाता था जिस दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? इस पर एक मूवी भी बनी है, आप देखना, बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है, आप ज़रूर देखें। जलियांवाला बाग पे अक्षय कुमार की ये जो मूवी है वो बनाई गई है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, 13 अप्रैल, 10 मार्च, 13 मार्च या फिर 10 अप्रैल? तो काला दिवस जो है वो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O, 2 भाग हाइड्रोजन प्लस 1 भाग ऑक्सीजन मिलके जो बनाते हैं वो है H2O, पानी है। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है केला, आम, सेब या फिर लीची? तो राष्ट्रीय फल की श्रेणी में जो है आम है। आई होप ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं होगा जिसको आम पसंद ना हो। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नदी के तट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। गंगा, गोदावरी, यमुना या फिर कृष्णा? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी तट के किनारे पर पंचवटी है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? कोर, क्रोमोस्फियर, कोरोना या फिर फोटोस्फियर? तो क्या कहलाती है सूर्य की सबसे बाहरी परत? कोरोना। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक जो है हमारे उस पर पृथ्वी पर पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है 21%। अब और घट गया है ऑक्सीजन का स्तर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? आर्टरी, वेन, महाधमनी या फिर कैपिलरी। तो महाधमनी जो है वो सबसे बड़ी होती है, एओर्टा बोलते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? वेल ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने या फिर लैपटॉप ने। तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो किया था वेल ने। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। टेलीफोन का आविष्कार जो ग्राहम बेल ने किया था वो किस लिए प्रेरित होकर किया था? तो इनकी जो एक प्रेमिका कह लीजिए या पत्नी कह लीजिए वो थी, और उनको इनसे अलग कर दिया गया था, जिनके वियोग में उन्होंने ग्राहम बेल ने उससे बात करने के लिए टेलीफोन की खोज की थी। और सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि इनकी जो वाइफ थी, जो आजकल अपन फ़ोन उठाते ही बोलते हैं ना हेलो, तो हेलो कोई संबोधन नहीं था। ग्राहम बेल की जो पत्नी या प्रेमिका थी उनका नाम था हेलो। तो वो अपनी पत्नी से बात करते थे कि हेलो तुम कैसी हो। और ये उनकी पत्नी का जो नाम है वह इतने चलन में चल गया कि आज पूरी दुनिया फ़ोन का रिसीवर उठाते ही सबसे पहले बोलती है हेलो। तो जस्ट किडिंग, ये एक स्टोरी थी आपका मूड फ्रेश करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा या अब्दुल कलाम। तो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे पहले व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सोनिया गांधी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। तो कौन थी? सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला, पानी का उबलने का बिंदु मतलब क्वथनांक बिंदु क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या है? तो वह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जमने का बिंदु मतलब हिमांक बिंदु क्या है? तो हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, श्वेत क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, कोयले से या फिर वस्त्र से या फिर शिक्षा से। तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति के जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। कहाँ पर? भारत में। और विश्व में MS स्वामीनाथन है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1962 में। तो ये हुई थी 1965 में, 1935 में। RBI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। तो मित्रों, आप मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज़ प्रोवाइड करवाती रहूँ कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और एज इट इज़ आपके कोर्स में एग्ज़ाम के दिन इसी से बाहर क्वेश्चन ना आने पाए। धन्यवाद।